नमस्कार, जी पूर्वैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। बॉलीवुड फिल्म का एक मशहूर गाना है, ओ मेरे हमराही मेरी बाह थामे चलना, ओ मेरे हमराही मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। हमराही होने के मायने ही हैं एक दूसरे की बाह थाम कर साथ साथ चलना। लेकिन जब बात सियासत की आती है तो हमराही के मायने बदल जाते हैं। ताजा उदाहरण बिहार में आपको मिल जाएगा, जहां कभी अलग अलग राह पकड़े लालू नीतीश बीजेपी को रोकने की मंजिल के लिए हमराही होने का दावा करते हैं, लेकिन जब बात राह पर चलने की होती है तो दोनों की नीति एकला चलोरे की हो जाती है। भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध करने के बहाने बीजेपी को बिहार में रोकने का मकसद लिए दोनों नेता आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन सुर, ताल और साज अलग अलग। आखिर क्यों? क्या किसानों के लिए जमीन के नाम पर विरोध की अलग राह पकड़ने की मजबूरी अपनी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की है? इसी पर आज करेंगे बड़ी बहस। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस, हमराही के राह अलग। बिहार में बीजेपी को रोकने के लिए बड़े भाई और छोटे भाई वर्षों बाद एक हुए। पार्टी के विलय की बात चल रही है, लेकिन इसके बाद भी दोनों अलग अलग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। सवाल है कि मंजिल अगर एक है तो क्या राजनीतिक दायरा ही एक दूसरे के खिलाफ हो सकता है? सवाल बहुत सीधा है। फिलहाल 87 सीटों वाली बीजेपी को रोकने के लिए रास्ता क्या हो? रास्ते का सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी विरोध को अपनी मंजिल मानने वाली आरजेडी और जेडीयू रास्ते को लेकर ही भटकते दिख रहे हैं। नीतीश अलग मंच से बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंकते हैं तो आरजेडी अलग आह्वान करती है। यानी विपक्ष के बंटने का उदाहरण जो 90 के दौर में कांग्रेस के लिए दिया जाता था, उसी रास्ते पर लालू और नीतीश दिखाई देते हैं। पर जेडीयू को लगता है कि डफली अलग है तो राग भी अलग होगा। अरे तो दोनों पार्टी अलग अलग है। अभी जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का मर्जर अभी हुआ नहीं है, चाहे विलय का प्रक्रिया में चल रहा है, तो अभी कैसे एक साथ कार्यक्रम होगा? कंबाइंड कार्यक्रम तो हो नहीं रहा है। और विधानसभा में हम लोगों के साथ उनका कंबाइंड, चाहे उनका समर्थन है, विधानसभा की अलग बात है, पार्टी की तो अलग बात होती है। महागठबंधन की चर्चा इसलिए भी अहम है क्योंकि राजनीतिक प्रयोग करने वाली बीजेपी को प्रयोग के माध्यम से ही नीतीश घेरना चाहते हैं, क्योंकि भारत के किसी दूसरे राज्य में बीजेपी को रोकने के लिए सशक्त महागठबंधन की दीवार नहीं दिखती। पर दिक्कत यह है कि नीतीश राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी के खिलाफ संदेश देना चाहते हैं और बिहार में भी अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि राजनीतिक तौर पर नीतीश का दायरा लालू से अलग है और इसी वजह से मामला अटक रहा है? देखिए, अभी तो वास्तविक तौर पर दोनों पार्टी अलग अलग है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और हम लोग चाहते हैं, हमारी पार्टी भी चाहती है कि आने वाले चुनाव में तक दोनों पार्टी का विलय हो। दोनों पार्टी का नहीं बल्कि महागठबंधन का जो जनता परिवार पूरे देश में है उस सबका विलय हो। तो उसमें जब तक कि सबकी राय नहीं हो जाती है तब तक हमारी पार्टी अकेले विलय के बारे में निर्णय नहीं ले सकती है। इधर बीजेपी को लगता है कि आरजेडी और जेडीयू के विलय से उसे बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा, इसलिए पार्टी चुनौती देने से भी पीछे नहीं हट रही कि ये एक नहीं है, ये भाजपा के खिलाफ एक है, आपस में एक नहीं है। और मैं आपको आज दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह झारखंड में सरकार के भाग थे वहां समझौता नहीं हुआ, उसी तरह बिहार में इनका किसी भी सूरत पर समझौता होने वाला नहीं है। आरजेडी और जेडीयू के लिए वक्त बहुत कम है। सवाल ये है कि क्या ये कारवां मंजिल तक पहुंचेगा या मंजिल भी बदल जाएगी? आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस, हमराही के राह अलग। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिलहाल प्रेम रंजन पटेल जी, विधायक बीजेपी से, मंटू सिंह साहब जेडीयू के विधायक हैं, अभय सुमन जी प्रवक्ता आरएलएसपी के, शक्ति सिंह यादव जी प्रवक्ता आरजेडी और अजय झा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हम सबों का बहुत स्वागत करते हैं। पहला सवाल हम आप ही से समझना चाहते हैं,
अजय झा साहब, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल जी हाँ, आ रही है। हम समझना चाह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां एकजुट नजर आती हैं, क्या वास्तव में दोनों ही पार्टियां एकजुट हैं या नहीं, राजद और जदयू? ये एक अच्छा सवाल है। दरअसल एक राजनीतिक स्ट्रेटेजी के तहत ही ये दोनों पार्टियां साथ हुई हैं। सिद्धांत के कन्वर्जेंस पर अब ये लोग बातचीत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भाजपा एक बहुत बड़ा थ्रेट है इन दोनों पार्टी को इंडिपेंडेंटली। अगर ये लोग अलग अलग लड़ें तो भी बहुत बड़ा थ्रेट है, और अगर जुड़कर भी लड़ें तो इनकी लड़ाई उन्हीं से के साथ होनी है। तो निश्चित तौर पर ये एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट करने की जो कोशिश की गई है, ये एक अच्छा प्रयास है। भाजपा को इसी तरीके से आप थोड़ा रोक सकते हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं तो भाजपा को रोकना कठिन होगा। झा साहब, आपको क्या लगता है आखिर इतनी देरी क्यों? गौरतलब है कि आज से कई महीने पहले नीतीश जी आह्वान कर रहे थे पूरे देश का, जब दिल्ली में रैली की थी, और ये कहा था कि अब तमाम ईगोज को साइड रख करके दोनों पार्टियों का मर्जर हो जाना चाहिए, विलय हो जाना चाहिए थे। अब वैसे बयान भी नहीं आ रहे हैं। कोई शुद्धिकरण की बात कर रहा है, कोई बिल्कुल पृथक राजनीति परस्यू कर रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। यहाँ पर एक बात हम लोगों को देखना होगा कि आज जो हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम अभी जिस तरह से पॉलिटी हमारी चल रही है, और जो सिमेट्री जिस आधार पर ये चल रही है, उसमें हम जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जनता की बात हम करते हैं, लेकिन जनता की बातें आती हैं बाद में। जनता के जो वैसे लीडर जो अपना एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, उनकी बातें आती हैं पहले। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप ले लीजिए, इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बछूता नहीं है। सभी पॉलिटिकल पार्टी, अब क्या बहुत पहले से भी यही होता रहा है कि वो किसी न किसी लीडर के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। वो नेहरू जी के समय से लेकर के, इंदिरा गांधी जी के समय से लेकर के आज तक, मोदी जी के समय तक, राज्यों में भी और प्रदेशों में भी लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल पार्टी किसी लीडरशिप के साथ अटैच होकर के, एक तरह से आप इसे अगर दूसरी भाषा में कहें तो गिरवी रख दी जाती हैं, और फिर उनकी बातें होती हैं। अब यहाँ आपने जो सवाल उठाया बड़ा मौजूद है, वो इसलिए कि नीतीश कुमार जी और लालू यादव दोनों बहुत ही शक्तिशाली और कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय पटल पर भी और बिहार के पटल पर तो ही है। तो निश्चित तौर पर ये जो मर्जर और महामर्जर की जो बात हो रही है, वो उसमें ये सबसे बड़ी दुविधा है और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों कद्दावर नेता हैं अपने अपने रूप से। अब अगर दोनों मिलते हैं मुख्यमंत्री तो कोई एक बनेगा। आपको लगता है क्लैश ऑफ द टाइटन्स अवॉइड किया जा रहा है फिलहाल? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मंटू सिंह जी, यहां पर हम आपके पास आना चाहते हैं। हमराही के राह अलग क्यों है? देखिए, सवाल भाजपा को आउट करने का नहीं है। भाजपा अपने क्रियाकलापों से जो किसान विरोध को जो जबरन जमीन लेने का प्रस्ताव ला रही है, ये खुद ब खुद आप आउट हो जाएगी। और दोनों पार्टियां अपना अपना कार्यक्रम कर रही है, इसमें कहीं से कोई गलत नहीं है। जब दोनों आदमी सक्रिय रहेंगे, हम भी नहीं कह रहे कि कुछ गलती है इसमें, तभी हमारा तो मकसद ये है, अगर आप छोटे भाई बड़े भाई गले मिल सकते हैं, एक साथ मंच साझा कर सकते हैं, तो अगर इस तरीके का कार्यक्रम जो भाजपा के खिलाफ कार्यक्रम था, केंद्र की नीति के खिलाफ कार्यक्रम था, अगर दोनों की शक्ति एक साथ होती तो आपको नहीं लगता धमक उसकी शायद दिल्ली तक पहुंचती? दिल्ली तक धमक पहुंची है, और इसी से लोग डरे हुए हैं। और एक और गाना आपको मशहूर हम सुना देते हैं कि आपने जो दिखाया है, एक और मशहूर गाना है कि हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे। इस पर भी ध्यान केंद्रित भाजपा के लोगों का है। ये लोग बेचैनी में है, इनको आउट करना नहीं है। ये लोग जो किसान विरोधी बिल लाए हैं, आज बहस का ये विषय ही रखा कि आखिर हम तुम मिलेंगे कब। शक्ति यादव जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे कहीं ना कहीं मैसेज लग रहा है कि दूरियां हैं। कोई दूरियां नहीं है। ऐसा है प्रशांत जी, शिवपूजन जी, कि निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल योग जिन सवालों को लेकर करके जन भावनाओं का सवाल था, बिहार का देश का सवाल था, किसानों का सवाल था, मजदूरों का, गरीबों का सवाल था, तो उन सवालों पर हमारी पार्टी अलग या जेडीयू ने अलग, मुद्दे एक थे, अलग अलग किए। ठीक ही कहा मंटू जी ने कि अगर अलग अलग किए तो इनका तो ये हाल हो रहा है, अगर साथ करते तो भाग खड़े होते न जाने कहाँ चले जाते। तो इनके जो पेट में दर्द हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, या इनके लाई पार्टी के, तो निश्चित तौर पर हमारे एका से वे घबराए हुए हैं। और मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो नींव रखाई है समाजवादियों की,
उस नींव में कहीं कोई इफ बट का गुंजाइश नहीं है। आने वाला कल इसका जो है गवाह बनेगा, अब देखेंगे। गवाह बनेगा। प्रेमरंजन पटेल जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आप देखेंगे, लग रहा है महाविलय का सिर्फ लिप सर्विस हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से प्रभाव बढ़ा है सभी जगह, पूरे देश में और बिहार में भी, दिल्ली को छोड़ रहे हैं, अपवाद मान रहे हैं। दिल्ली में भी जो है बढ़ा है। लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें 7 की 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने दिया। विधानसभा के चुनाव को बहुत ज्यादा आप लोग तरजीह विधानसभा में अलग मुद्दा होता है और केंद्र का अलग मुद्दा होता है जब दिल्ली का चुनाव होता है। बिहार के सवाल पर इसलिए आपको लग रहा है कि छोटे भाई बड़े भाई बहुत गंभीर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि बिहार के संदर्भ में भी दोनों के मुद्दे अलग होंगे। केंद्र का मुद्दा अलग था, ठीक है। लोकसभा चुनाव के दौरान आपने जो है क्लीन स्वीप किया। हाँ, मैं वही कह रहा था कि जब ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया है और दोनों को अपने अपने अस्तित्व बचाने की जो है से जब पर बनाई, तो आपस में बगैर जो है से कोई का विचारधारा का नहीं जो है से मिलन हो रहा है, कोई आपस में क्रियाकलाप में मिलन नहीं हो रहा है, कोई जो है से कार्य रूप में मिलन नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले, 2-3 महीना पहले तक महाविलय की चर्चा हो रही थी और दिल्ली में ये लोग केंद्र सरकार के खिलाफ एक धरना भी करने का काम किए। सारी पार्टियां, जो समाजवादी पार्टियां हैं, जो कहते हैं कि हम एक विचारधारा के हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो बातें समाप्त हो गई, इसलिए कि कोई पार्टी अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं करना चाहती है। सभी पार्टियां अपने अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहती है, इसलिए अब वह महाविलय की चर्चा समाप्त हो गई है। अब गठबंधन की चर्चा हो रही है। गठबंधन की चर्चा होती है तो लग रहा है कि समाजवादियों का विलय होगा, तो ये हमारे विलय के बारे में क्या बोलेंगे? केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे विलय के बारे में प्रेमरंजन भाई क्या बोलेंगे? आपके विलय के बारे में भले ही कुछ ना बोले, लेकिन आपके विलय पर समाजवादियों की भी जरूर होगी। हमारे अंगने में आपका क्या काम है भैया? इसलिए इन लोगों का कहीं से कोई मिलन नहीं होने वाला है, कोई विलय। अरे मेरा मिलन तो प्रेमरंजन जी आप चुनाव में आपने देख लिया, आप चलिए देख लिया आपने। एनडीए के घटक दल रालोसपा की प्रतिक्रिया लेते हैं। रालोसपा की क्या सोच है पूरे मामले पर? देखिए, ये तो पहले भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बोला हूं और चर्चाएं हुई हैं। ये निश्चित तौर पर लालू जी के पास तो कुछ वोट बैंक भी है और नीतीश कुमार तो पूरा बिहार में वोट के मामले में ब्लैंक है। ये पुराना कहावत है कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये कैसे? लालू यादव कहते हैं कि वोट हमारा है और राज नीतीश कुमार का, ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल जो है वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। शक्ति यादव जी से पूछ लेते हैं। एक चीज तो है, शक्ति यादव जी की वोट बैंक इंटैक्ट है, लालू प्रसाद यादव का कम लोकसभा के नतीजे पर ये चलने वाला नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट है, उस वोट इंटैक्ट है, उसमें कहीं इफ बट की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप ये मानते हैं नीतीश जी का वोट बैंक कहीं ना कहीं क्रम्बल हुआ है? नहीं, जब हमारा आप ये मानते हैं हमारा वोट के मामले में ब्लैंक है, खाली है, सब मिल जाएगा, इनका तब पता रहेगा क्या? समझे? तो हम जानना चाह रहे हैं, इसीलिए तो हम जानना चाह रहे हैं। चर्चा का विषय मिल जाएंगे तब ना। लालू प्रसाद सवाल कर रहा है शक्ति यादव जी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी भी ये बहुत भली भांति जानते हैं कि उनका वोट तकरीबन इंटैक्ट है, लेकिन दूसरे खेमे का यानी छोटे भाई का वोट बैंक पूरी तरह से धाराशायी हो चुका है। सोशल इंजीनियरिंग जितनी भी की गई थी वो मांझी प्रकरण के बाद और भी ध्वस्त हो गया। शायद इसी वजह से एक सेकेंड थॉट प्रोसेस चल रहा है राजद के अंदर। राजद के अंदर कोई प्रोसेस नहीं, राजद के अंदर एक ही प्रोसेस है कि फिरका परस्त ताकत को रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने कई बार उन्होंने कुर्बानियां दी है। और मैं एक बात स्पष्ट कर जाना चाहता हूं कि हमारे जेहन में, हमारे दल के नेता के भाजपा के खिलाफ आप लोग एक तो नजर आ रहे हैं, लेकिन एक है क्या वास्तव में? एक है। अगर एक नहीं होते, आप उपचुनाव में आपने देखा क्या फलाफल स्थिति आई, बल्कि अल्प समय में जाकर के आनंद फानन में हुआ हम लोग का जो गठबंधन हुआ, उसके बाद जो परिणाम आए सामने, इनके दुकान बंद होने की स्थिति आ गई है। तो सवाल तो ये भी होगा ना कि ठीक है, नहीं तो फिर महाविलय की बात, महाविलय की जो बात है, क्या वो बंद हो गया प्रोसेस? क्या वो प्रोसेस देरी क्यों हो रही है? सवाल तो उठेंगे ना शक्ति यादव जी, ऑनगोइंग प्रोसेस है, चर्चा कहाँ होती है? अब चर्चा भी नहीं हो रही। राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विलय है, ये जनता
अभी तो राष्ट्रीय जनता दल का सवाल नहीं है, सवाल है जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी आदरणीय गौड़ा जी, आदरणीय चौटाला जी, सब लोग मिलकर के जो हमारा पुराना समाजवाद है, जनता दल परिवार है, उसका सवाल है, उसका विलय का सवाल है। और हमारे विलय से जो इनको दर्द हो रहा है समझ में नहीं आ रही है। एक सेकंड सर, एक सेकंड सुपूजन जी, अभी हमारे भाई प्रेम रंजन पटेल जी ने कहा कि क्या हसर हुआ, आपने देश के अंदर पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस को आपने कोस करके कहा था कि आपको जो है विपक्ष का पद नहीं मिला। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में जो आपके हालात हुए, 3 एमएलए आए, आप 7 पर जीते थे, आपका क्या हो गया झारखंड लड़ने के लिए? वो हमारा, मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, झारखंड में सेकुलर वोटों का बिखराव का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई जो है नहीं था। बिखराव किसको कहते हैं? भाई राजद, जदयू, कांग्रेस साथ चुनाव लड़ी, गठबंधन में थे, कांग्रेस, आरजेडी, जनता दल का गठबंधन था। के अलावा इनका बोलिया आजादी के बाद कोई पहली पार्टी है कि 9 और 10 महीने के अंदर में देश की जनता के नजरों के सामने इन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। शक्ति यादव जी, सवाल तो लाजमी है। हाल के दिनों में हमने देखा जिस तरीके की बयानबाजी हुई, एक कहीं ना कहीं लगता है कि लालू प्रसाद यादव को सॉफ्ट कॉर्नर है जीतन राम मांझी जी को लेकर के, उनके बयानों से स्पष्ट होता है। मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। दूसरा ये, लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि नीतीश जी से बात हुई थी, वो चाह रहे थे कि मंत्रिमंडल जब विस्तार हो तो उसमें राजद के लोग शामिल हों, मना कर दिया गया। तीसरी बात ये, लालू प्रसाद यादव शुद्धिकरण की बात कहते हैं। चौथी बात ये कि आपका मकसद एक है, टारगेट आपका अगर एक है तो अलग अलग रास्ते फिर क्यों चुने जा रहे हैं? इनमें, इन तमाम बातों में कुछ ना कुछ तथ्य तो है। नहीं, वही सवाल हम आपसे करना चाह रहे हैं, क्या तथ्य है? ये भ्रम जो है, भ्रम की जो स्थिति लोगों के अंदर में है, हमारे जनता, हमारे वोटर आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में सारे लोग इन बातों को समझ रहे हैं कि ये जो राष्ट्रीय जनता दल का जो अपना जो जनता शायद वो भी समझ रही है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, या आप समझाना चाहते हैं जो जनता समझती है, राष्ट्रीय जनता समझ रही है। बहरहाल मजबूरी है छोटे से ब्रेक की। आपने सवाल किया है, जवाब आपको सुनना पड़ेगा। इसे मैं चाह रहा हूं कि इस ब्रेक के बाद आप अपना जवाब दे सकते हैं, हमारे पास बहुत वक्त है, मजबूरी है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की। तो ब्रेक के बाद बड़ी बहस में फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हमराही के राह अलग। शक्ति यादव जी, आप ब्रेक पे जाने के पहले अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। 4 हमले हाल के दिनों में जो राजनीतिक उहापोह की स्थिति बनी हुई है, इसके 4 उदाहरण मैंने आपको दिए थे। सवाल अब भी वही है कि आपका टारगेट एक है, मंजिल एक है, फिर राहें जुदा जुदा क्यों? नहीं, बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ सुपूजन जी, राष्ट्रीय जनता दल यानी समाजवादियों का भी विलय हुआ नहीं है, प्रक्रियाधीन है। हमारी पार्टी बैठी नहीं रहेगी, जनता दल बैठी नहीं रहेगी। देश के सामने जो ज्वलंत सवाल आए हैं, जो भारत की सरकार ने जो वादा किया था जनता के सामने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जो एरियल लगा कर देश की जनता को उन्होंने सब्जी बाग दिखाया कि 26.5 लाख करोड़ रुपया देश का जो काला धन है वो स्विस बैंक में जमा है, हम लाएंगे, प्रत्येक खाताधारियों के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, चाहे वो टीचर हो, हेडमास्टर हो, जज हो, वकील हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबके खाते में जाएगा। भाई आपके मुद्दे इतने गंभीर हैं, जब मुद्दे आपके इतने गंभीर हैं, आप बार-बार कह रहे हैं कि मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। बात यह है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 था कि प्रत्येक साल युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार तो आपने नहीं दिया, आपने क्या किया? नियुक्ति पर रोक लगा दी। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल, जो किसान की जो है, किसान का देश है, एक गांव जो है जहां पर किसान बसते हैं, देश में 80% लोग जो किसान पर आत्मनिर्भर हैं, उसके आप जो है उपजाऊ जमीन को औने पौने भाव में जबरदस्ती बिना उनके कंसेंट के आप लेकर के देश के पूंजीपतियों के हाथ में दे देंगे। तो आखिर इस देश का किसान करेगा क्या? आपने तो क्या हमारा हम विलय का इंतजार करेंगे? हम विलय का इंतजार तब तक करेंगे, विलय साथ तो हो सकते थे। चलिए मैं आपसे चंद सवाल लेता हूं 1 to 1 बेसिस पे, चंद आपसे आप ही से सवाल ले रहा हूं। सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल ये
बिहार में जितने भी इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए, क्यों, क्या कारण है कि महज 1 से 2% सारे के सारे इन्वेस्टमेंट यहां पर जमीन पर वो लागू हो सके? क्या कारण आप मानते हैं? कई कारण है, आप जाएंगे नेपथ्य मूल कारण क्या? मैं मूल कारण बता रहा हूं। सबसे बड़ा है कि इस देश में जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट इस राज्य के अंदर जो करना चाहते हैं, उनको जो चाहिए मूलभूत सुविधा चाहिए। हमने कई बार, हमारी सरकार जो पहले थी, आदरणीय राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, आपके टाइम में हुआ था, आप सुन तो लीजिए महोदय, हमारे समय में इस राज्य को कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। उस समय तत्कालीन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। आदरणीय बिहार के बंटवारा होने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री तत्कालीन श्रीमती राबड़ी देवी जी ने वहां पर मांग रखा गांधी मैदान में। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आंचल फैला करके आपसे कहता हूं कि इस बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए ताकि इन्वेस्टर यहां इन्वेस्ट करेंगे। भाजपा कहती है, मैं बता रहा हूं आपको, आप अपनी बात पूरी करने पे ही आमादा हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, भाजपा का यह कहना है कि यहां पर कोई लैंड बैंक जैसी चीज डेवलप ही नहीं हुई। नीतीश जी खुद ये कह रहे हैं कि लैंड बैंक कैसे लैंड बैंक कैसे डेवलप करेंगे? आप भू अधिग्रहण बिल के खिलाफ हैं। चक्का फैक्ट्री, आपको मढ़ौरा का जो है, आपको डीजल इंजन का कारखाना का जमीन लैंड लॉक्ड स्टेट है, शक्ति यादव जी, लैंड लॉक्ड स्टेट है आपका, आपको जमीन मुहैया करानी पड़ेगी। इच्छा शक्ति की कमी है, लालू प्रसाद किसकी इच्छा शक्ति की कमी है? सरकार लगातार नीतीश जी चला रहे हैं, तकरीबन 10 साल होने पे है। जब एक सरकार थी, यूपीए सरकार थी देश के अंदर में, आदरणीय यहाँ पर हम आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी के नेतृत्व में बिहार में सरकार थी। आज जो आप देख रहे हैं, चाहे वो चक्का फैक्ट्री देख रहे हैं, चाहे मढ़ौरा का जो इंजन फैक्ट्री का देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप मधेपुरा में इतने बड़े पैमाने पर किसी राज्य के अंदर में अगर कोई एक नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, जिन्होंने इसका क्रेडिट आप नीतीश जी को भी देते हैं, इसका क्रेडिट नीतीश जी को भी देते हैं, इसका क्रेडिट, या सिर्फ लालू प्रसाद यादव को क्रेडिट देते हैं? लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, उन्होंने, सुनिए, लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे देश के, और उन्होंने दिया यहाँ पर बनाया, फैक्ट्री बनाया, उत्पादन भी शुरू हो गया। मंटू सिंह जी, आपसे सवाल करना चाहता हूं, बिहार की 2008 से लगातार एक मुद्दा नीतीश जी उठाते आ रहे हैं कि बिहार को हम इथेनॉल हब बनाएंगे। बिहार की सरकार क्या हुआ? हम इनको क्यों नहीं, क्या हुआ, नहीं किए, क्यों नहीं बन पाया? मंटू सिंह जी, एक मिनट। मंटू सिंह जी, हमारी सरकार विकास के प्रति सतत प्रयत्नशील है, लेकिन केंद्र की तरह हमारी सरकार जबरन किसानों की जान लेकर जमीन नहीं ले सकती है। विकास के जबरन जमीन नहीं ले सकती है। प्रेम रंजन पटेल जी, विचित्र विडंबना है, विचित्र विडंबना। एक मिनट, आप दाम देकर जमीन ले रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती उसके बिना शक्ति यादव जी, आप अपनी बात पूरी कर ली। मंटू जी, आपने बात पूरी कर ली, विपक्ष के पास भी जाने दीजिए, इनके पास भी एक पर्सपेक्टिव है, वो भी सुन लेते हैं। विचित्र से विडंबना लग रही है फिलहाल प्रेम रंजन पटेल जी। हमारा एडवर्स ग्रोथ रेशियो है निगेटिव में एग्रीकल्चर का -12% के आसपास। इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट सबमिट की गई है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे आंकड़े नहीं है। दूसरी बात, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं रहा इस राज्य का, गरीब जनता पिस रही है। हम अपोज तो करेंगे, भू अधिग्रहण बिल का हम अपोज तो करेंगे, अलग अलग नहीं। देखिए, जो भूमि अधिग्रहण बिल है और पूरी उसके तथ्यों की जानकारी शायद नहीं है, उसके बाद जो है से, और बिहार की जनता को ये बरगलाना चाहते हैं, उसमें कहीं कोई जो है देश के जनता, मैं आपकी बात को मैं सुन लिया, किसान के अहितकर कोई चीज नहीं है। किसान स्वेच्छा से देंगे, किसान जो है से उनका 4 गुना अधिक उनका कीमत मिलेगा, उसके बाद उनके विस्थापन के लिए उसकी राशि मिलेगी, उनके परिवार के सदस्य को उसमें नौकरी मिलेगा, 20 वर्षों तक उनको पेंशन के रूप में रुपया दिया जाएगा। ये सारे प्रावधान है और राज्यों को लागू करना है। अगर राज्य अगर चाहे तो 4 गुना नहीं, 6 गुना 8 गुना दे सकती है। राज्य अगर चाहे तो राज्य नहीं लागू कर सकता। मंटू सिंह जी, केवल क्या आपको लगता है बिहार विकास कर रहा है या नहीं? एक मिनट, शक्ति यादव जी, एक मिनट। मंटू जी, आपको क्या लगता है बिहार विकास कर रहा है नहीं कर रहा, तरक्की कर रहा है नहीं कर रहा? बिहार विकास कर रहा है, लेकिन जितना बिहार विकास करना चाहिए, विकास करना चाहिए, इस बात विशेष राज्य के दर्जे नहीं कर पा रहा है। इस बात को कितना जरूरी मानते हैं? मंटू जी से सवाल कर रहा हूं, इस बात को कितना जरूरी समझते हैं कि बिहार में जो एयरपोर्ट है फिलहाल पटना डेंजरस है, कई बार घोषित हुआ है, एक अच्छा एयरपोर्ट बनना चाहिए, इसकी जरूरत कितनी महसूस करते हैं? कहां बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? उसके लिए प्रक्रिया थी ना, बीटा में जमीन की व्यवस्था हो रहा है। कैसे हो रहा है? का जो विशेष कैसे कर रहे हैं? उस जमीन की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं? बिहार आगे जा रहा है, सत्तारूढ़ पक्ष के हैं, उस जमीन को किससे ले रहे हैं? सरकारी जमीन, अधिग्रहण बिल है, सरकारी जमीन है, किसानों से लेंगे, नहीं लेंगे।
सहमति कैसे ले? पत्र के साथ ले रहे हैं। ये जब बात हमारे तो ये भी किसान करें, खैर, अपनी जमीन विषय से हम देंगे, विषयांतर हो रहे हैं। उसको कीमत जमीन का अजय झा साहब, एक मिनट, अजय झा साहब, और आज मुझे जो स्थिति समझ में आ रही है, एक मिनट, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के लिए हम जाते हैं अजय झा जी के पास। अजय झा जी, मुझे जो स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के जब नतीजे सामने आए, कहीं ना कहीं अस्तित्व का खतरा जब मंडराने लगा तो मंच साझा हुआ, छोटे भाई बड़े भाई एक साथ मिले, और अब सेल्फ एस्पायरेशंस की बात हो रही है, वन अपमैनशिप की बात हो रही है। थोड़ा सा समझाएंगे मुझे और हमारे दर्शकों को, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैं ये समझना चाहता हूं कि इस महाविलय से नीतीश जी को तो शायद कुछ फायदा हमको होता हुआ दिख रहा है, लालू जी को आखिर क्या फायदा, मुलायम सिंह यादव जी को क्या फायदा, चौटाला को क्या फायदा, गौड़ा साहब को क्या फायदा। और चुनाव अभी जहां पर जिस चुनाव की हम बात कर रहे हैं, गौरतलब है कि शरद यादव जी का बयान था, शरद यादव जी के बयान के बाद काफी खलबली भी मची थी, काफी खंडन का दौर चला था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि अब विलय की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जानी चाहिए थी, चुनाव के लिए अब बहुत वक्त नहीं है। आपने बड़ा ही मौजूद सवाल उठाया है। देखिए, अब ये विंसम गेम है, इसमें जिस तरह से मोदी फैक्टर जिस तरह से इमर्ज किया है नेशनल पॉलिटिक्स में, और जिस तरह से इसने प्रत्येक राज्य में, खास करके नॉर्दर्न इंडिया के प्रत्येक राज्य में और वेस्टर्न इंडिया के भी, जिस तरह से इसने एक अपना जो एक क्लाउड दिखाया है, उसको चैलेंज करने का एक ही उपाय था कि आप जो आपके जो वोट्स हैं उसे डिसइंटीग्रेट होने से बचाएं। तो ये एक बिल्कुल सिंपल अरिथमेटिक है जिसको इन्होंने आधार बना करके, और कहीं ना कहीं इन्होंने ये साबित भी कर दिया, उपचुनाव के नतीजे कम से कम ये तो साफ कर रहे हैं कि अगर जदयू राजद एक साथ आ जाती तो तकरीबन 40% के आसपास का वोट शेयर इनके पक्ष में जाता हुआ दिखा उपचुनाव में। नहीं, उपचुनाव से हम नहीं लेंगे, इसलिए कि उपचुनाव के मैंने कभी भी उपचुनाव को एज ए इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट बहुत तवज्जो नहीं दिया है, इसलिए कि उपचुनाव की बहुत सारी स्थितियां होती हैं जो आप जनरल इलेक्शन से उसको कहीं से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अच्छा खुराक मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई खुराक नहीं देता, इसलिए कि वो उसमें बहुत सारे। तो फिर आपको क्या लग रहा है ये देरी क्यों? अब चुनाव बहुत लंबा वक्त नहीं रहा है, नीतीश जी गुड गवर्नेंस देना शुरू कर रहे हैं नीतीश जी। अब ये इसी पर मैं पहले भी मैंने अभी जो इसके पहले जो अपनी बातें कही थी उसमें सबसे बड़ी बात है ईगो, और ये कौन सरेंडर करे लीडरशिप। अभी तो लालू जी ने अपना लीडरशिप सरेंडर कर दिया नीतीश जी के खाते में, लेकिन क्या ये अगले चुनाव के वक्त तक सरेंडर किए रहेंगे, या चुनाव के बाद भी क्या लालू जी ये चाहेंगे कि उनकी लीडरशिप मंजूर नहीं हो और नीतीश कुमार जी की लीडरशिप को हम भी अपनी ओर से स्टैंप लगा दें? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसका प्रोफेसर अभयानंद जी, कुछ भी हो रहा है जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि अभी काफी समय है, उस हिसाब से पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर देखें तो अभी भी बहुत समय है। ये लास्ट आवर तक क्या होता है और उसके बाद फिर क्या होता है, इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। अभी तो टिकट बंटवारे का समय आया नहीं है, उसमें कितने सारे लोग होंगे जो इधर से उधर जाएंगे, इनके ही लोग उधर जाएंगे। अभी भी जैसे कैबिनेट का फॉर्मेशन में लालू जी ने अपना विड्रॉल ले लिया कि हम उसमें नहीं होंगे, तो लालू जी के जो इतने समर्थक लोग वहां बैठे हैं एमएलए बन करके, तो क्या वो इसको कब तक बर्दाश्त कर पाएंगे? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल अब भी हैं जो भविष्य के गर्त में भले ही नहीं है, अब बिल्कुल जो है स्टार्क रियलिटी बनकर के सामने आ चुके हैं। अभयानंद जी, आपसे हम समझना चाह रहे हैं, यहाँ पर बहुत दिलचस्प राजनीति होती चली जा रही है बिहार की। बार बार ये ताल ठोक के कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी जी को बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा, चुनाव तक वही रहेंगे मुख्यमंत्री, हटाया गया। गुड गवर्नेंस का एजेंडा लेकर के नीतीश जी फिर से सत्ता पे काबिज हुए हैं, और पहले भी हमने देख चुका है कि इनके लार्जर देन लाइफ साइज एम्बिशंस भी होते हैं। मोतिहारी में जो इनका बयान आया हुआ था कि मैं भी हूँ प्राइम मिनिस्टर मटेरियल, कुछ इसी तरीके का बयान आया था। आपको लग रहा है एक बार फिर से शायद वो एम्बिशन से, जिस वजह से कि थोड़ी सी दूरी बनाना चाह रहे हैं अब महाविलय की प्रक्रिया से? दूसरा, लालू जी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वोट प्रतिशत तो उनके पक्ष में है, नीतीश जी के पक्ष में है नहीं, कुछ हद तक उसमें जो है क्या कहते हैं डेंट हुआ है मांझी के प्रकरण से। शायद यही है देरी का सबब, इसीलिए रास्ते अलग अलग हैं मंजिल एक होने के बावजूद। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने पहले भी कहा था कि लालू जी इस बात को अब जान गए हैं
कि मांझी को हटाना नहीं चाहते थे निश्चित तौर पर। आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि लालू जी के, मैं पहले भी कहा था कि लालू जी के पास वोट बैंक है और नीतीश जी के पास जो है वोट ब्लैंक है, उनके पास वोट नहीं है। ये चीज को लालू जी जानते हैं। दूसरी बात है कि लालू जी को इस मुकाम तक किसने लाया, एक बहुत बड़े प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह है कि लालू जी को इस मुकाम तक किसने लाया। लालू जी क्या कहते हैं, सोए हुए थे, एक मिनट, सोए हुए थे चैन से, ओढ़े कफन मजार का, किसने पता बता दिया, यहां भी सताने आ गए। लालू यादव को नीतीश कुमार ने यह हसर कर दिया कि इनको तो दफन कर दिया और फिर उनके सहारे ये जो ऐसे चाहते हैं कि हम सरकार चलाएं। तो ये कैसे? लालू के लोग भी इस बात को जानते हैं कि वोट की ताकत मेरे पास है, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, इसलिए विलय संभव नहीं है। जी लग रहा है खतरे की घंटी है, वोट मेरा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मैंने कहा, एक मिनट, और ये भी मैं कह रहा हूं कि जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है, आप विलय की बात कहते हैं, लालू जी निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव को नेता मानते हैं। इसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवाल पर ही लालू यादव, शरद यादव में आरजेडी का गठन हुआ था, जनता दल अलग हुआ था, और आज किसी भी कीमत पर लालू यादव जो है शरद यादव को राष्ट्रीय मानने से नहीं मानेंगे, इनकार करते हैं। इसलिए पेच बहुत सारे फंसे हुए हैं। हमारी मजबूरी है छोटे से ब्रेक की हमारी मजबूरी है। ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। तो ब्रेक के बाद बड़ी बहस में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम रंजन पटेल जी, यहाँ पर हम आपसे समझना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि हमराही हैं, राह अलग अलग है, मंजिल एक है, लेकिन लग रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता भी मिल लेंगे, नेता भी मिल लेंगे, इनको कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि आखिर वोटर्स को कैसे मिलाएंगे। शिवपूजन जी, आप जाएंगे तो देखेंगे पिछले 15 सालों तक जदयू और नीतीश कुमार जी 17 वर्षों तक लगातार जो ऐसे लालू यादव या उनकी पार्टी से लगातार लड़ाई लड़ते रहे। इतना दूरी बढ़ गया है यहाँ के कार्यकर्ताओं में दोनों आपस में कि दोनों का मिलन संभव नहीं है। हाल के 2 बयान पर नीतीश कुमार जी का आप देखेंगे, बयान पर जब 2005 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बिहार का मुख्य मुद्दा था जंगल राज से मुक्ति, कानून का राज स्थापित करना, अपराधियों पर अंकुश लगाना। अभी आप देखेंगे विधान परिषद के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण पर नीतीश कुमार जी जब सरकार का जवाब दे रहे थे, उस समय उन्होंने उस बात का जिक्र किया कि चुनाव के तुरंत बाद जब होली आई थी तब बिहार का खूनी होली नामी था, जाना जाता था। खून, केवल खून बहते थे, हत्याएं होती थी होली के समय में, और मैंने कानून के तहत जो है से उस सादगीपूर्ण और बढ़िया तरीके से होली मनवाने का काम किया। कहीं कोई घटना नहीं हुई, महिलाएं भी जो है सड़कों पर होली के दिन निकलने का काम किया। दूसरा एक बयान माननीय नीतीश कुमार जी का आया कि गुड गवर्नेंस ही मेरी जिम्मेवारी है और मैं उससे किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करूंगा। और जिस प्रकार का और इसमें राजद साथ नहीं रहा है, संस्कार रहा है, उससे गुड गवर्नेंस इसमें राजद सरकार में शामिल नहीं हो रही। गुड गवर्नेंस, जंगल राज को संस्कार, शक्ति यादव जी, तो राजद आखिर सरकार में शामिल क्यों नहीं हुई? हमारे संस्कार से ही आप सफलीभूत हुए हैं। इन्हें समाजवादियों के पतलून पकड़, हम यही समझना चाह रहे हैं। संस्कार का पाठ हमको मत पढ़ाइए। शक्ति यादव जी, शक्ति यादव जी, 2005 से पहले की जो स्थिति बिहार में थी उस बिहार की जनता देखना नहीं चाहती है। इस बात का एहसास नीतीश कुमार जी को हो गया है। इसका लोकसभा के चुनाव में उन्होंने देखा है और उसके बाद भी उनको महसूस। मंटू सिंह जी, लालू जी का हाल का बयान शुद्धिकरण कर रहे हैं नीतीश जी, जब वो फास्ट पे जा रहे थे भू अधिग्रहण बिल के खिलाफ। इस बयान का क्या तात्पर्य निकालते हैं? शुद्धिकरण। अभी लालू जी ने ऐसा कभी नहीं कहा, और अभी पटेल जी ने कहा है कि होली के भाई शक्ति जी याद दिला दीजिए, शुद्धिकरण की बात कही है नहीं कही है? सरकार से अलग है। शक्ति यादव जी याद तो दिला दीजिए, शुद्धिकरण की बात कही है या नहीं कही है? हुई है, यह सबके सामने कहां कुछ व्यवस्था बिगड़ी है। और हमारे अभी से चंद दिनों पहले आपने कहा था व्यवस्था चरमरा रही थी, लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त करेंगे, इसलिए जितेंद्र मांझी जी को हटाया आपने। स्वीकार कर चुके हैं और जान चुके हैं कि हमारी सरकार आने वाली नहीं है।
इसीलिए ऐसा बिल लाए हैं कि इनका जो पूंजी लगा है, पहले चाय बेचते थे, अब देश जमीन बेच रहे हैं। यह जमीन धरती माता होती है और धरती को बेच रहे हैं। ये अपनी पूंजी को मंटू जी, आप निकालने के लिए लाइन पकड़ लिए भाई, हमने सवाल को छोड़ दिया था। निकालना चाहते हैं, कोई बिल नहीं है। मंटू जी एक मिनट, भटक जा रहे हैं। अब यहाँ चाय और जमीन पर चर्चा नहीं करना चाह रहे स्वीकार किया हमने है। आपसे सवाल ये किया, मूल सवाल वही का वही है हमारा। मंटू सिंह जी, राज्य का चुनाव है। अरे शक्ति यादव जी, आने वाली नहीं आप है। ही जवाब दे दें, इसलिए आप ही जवाब दे दें। निकालने के लिए, अपनी रास्तों को मिला लेंगे आप, हम राही बन जाएंगे, हम राही बन जाएंगे, तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं लगता आपको शक्ति यादव जी? कम से कम अपने वोटर्स में ये मैसेज तो आप दे दें। अब पटेल जी को सबसे पहले मैं दो तीन बात कंप्लीट वक्त की कमी है, वक्त का ध्यान रखते हुए सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बार बार जब बोल रहे हैं मंजिल अलग अलग, ये अलग अलग, ये सब तो जब तक पार्टी अभी अलग है, माने तकनीकी रूप से जब माने हो नहीं जाता प्रक्रिया, तब तक तो अपना कार्यक्रम करते रहेगा। देश के सामने मौजूदा हालात, उस पर काम हम करेंगे। लेकिन इनको मैं जो पाठ हमको पढ़ा रहे, संस्कार पढ़ा रहे थे, इनको बता देता हूं कि 67 से लेकर के अभी तक आपका जो फैलाव, आपका जो बढ़ाव, जो 4 पर थे, इन्हीं समझवादियों के आप पतलूंग पकड़ करके पीछे से आप आए हैं। चाहे 67 का सवाल हो, चाहे 77 का सवाल हो। वो बात तो दूसरी हो गई। सुन लीजिए, अब ये समाजवाद किसके सहारे परवान चढ़ेगा? शक्ति यादव जी, अब ये समाजवाद किसके सहारे आगे बढ़ेगा? लालू प्रसाद यादव या नीतीश जी के, या मुलायम सिंह यादव जी के? रामविलास पासवान जिनके साथ अरे भाई साहब, मैं वो सवाल नहीं कर रहा आपसे। शक्ति यादव जी, आप कहते थे, आप जिसको समाजवाद के विस्तार के लिए आप अंतिम जवाब मुझे दें। आप मुझे अंतिम प्रश्न का जवाब दें। समाजवाद के विस्तार की ही खातिर आपको लग रहा है आने वाले दिनों में चूंकि आपकी मंजिल तय है, मंजिल एक है, तो अब राहें भी साथ होंगी। देश के खातिर, राज्य के साथ, आवाम के खातिर, नरेंद्र मोदी और यहाँ के गुड गवर्नेंस के खातिर, डेवलपमेंट के खातिर, पर्सनल ईगो के ये आप हरियाणा में नहीं किए, झारखंड में नहीं कर पाए, दिल्ली में गए तक नहीं, दूसरे राज्यों में आप पांव नहीं पसारते हैं, लेकिन सिर्फ आप बिहार को आप जो है वो टेस्टिंग ग्राउंड बनाना चाह रहे हैं। कि हमारे भी हम इनसे ज्यादा मौजूद स्थिति हमारी थी समाजवादियों की, जो 4 पर थे। 15 सेकंड में अंतिम टिप्पणी प्रेम रंजन पटेल जी, अंतिम टिप्पणी आपसे। इनके जो पेट में दर्द हो रहा है, इसका एक ही कारण है, घबराहट का, हमारी शक्ति को ये बहस यूं ही चलती रहेगी। मंटू सिंह जी, शक्ति सिंह यादव जी, प्रेम रंजन पटेल जी, प्रोफेसर अभयानंद और अजय झा साहब, आप सबों को हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन दर्शकों से आग्रह करेंगे, ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जी पुरवैया।